हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइट आउटलुक। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एआई के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करने में आपका प्रॉम्प्ट किस तरह आपकी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि फ्रंट एंड फेज में प्रॉम्प्ट पे हम काम करते हैं, लेकिन बैक एंड फेज में हम लोग अपने एलएलएम को देखते हैं कि वो वर्किंग एक्चुअल में कैसे करता है, किन फेजेस से वो अपनी लर्निंग ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद वो हमारे लिए वर्किंग में कौन कौन से फेजेस से गुजरने के बाद हमें एक रेविलेंट एआई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। आज की हमारी डिस्कशन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में टेक्निक्स पर है। वो कौन सी टेक्निक है एक्चुअल में जिसमें हमारा जो भी प्रॉम्प्ट हम अपने एआई टूल को देते हैं वो कैटेगराइज किया जाता है। तो आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है वो आती है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की। अब यहाँ पे ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग एक्चुअल में होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से कोई भी क्यूरी कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली आप उससे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं विदाउट गिविंग एनी एग्जाम्पल, विदाउट डिफाइनिंग एनी रेफरेंस, यू आर आस्किंग द डायरेक्टली क्यूरी अबाउट कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एज। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं without including any kind of reference, define any kind of example कि आप एग्जाम्पल दें कि आप 10 साल के थे तो अब आप कितने साल के। तो दिस इज द इररेलेवेंट कन्वर्सेशन। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये होता है जिसमें आपकी एग्जाम्पल भी इंक्लूड नहीं होती किसी भी किस्म की, बल्कि आप डायरेक्टली किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट की मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे कि हम ट्रांसलेट करें हेलो वर्ल्ड को। हेलो एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको आप स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आपका एलएलएम रिस्पॉन्स क्या होगा? बिल्कुल सिंपल होगा, जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि हेलो को स्पेनिश लैंग्वेज में होला बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं कर रहे, कोई रेफरेंस डिफाइन नहीं कर रहे, बल्कि सिंपलेस्ट वे में आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपका एलएलएम रिस्पॉन्स भी उसी तरह बहुत सिंपल होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अब इसके भी आपको टाइटल से ही पता चला है फ्यू शॉर्ट, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स इसमें हम कोट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को बीच में हम अपने प्रॉम्प्ट में इंक्लूड करेंगे और फिर हम उसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड करने से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अपने लिए पोर्टफोलियो बनवाना चाह रहे हैं, अपने एआई से हम आइडिया लेंगे उससे रिलेटेड, तो हम उसे ये कह सकते हैं, यानी कि हमारा कोई कोलीग है उसका बहुत अच्छा है, तो आप उसके जो पोर्टफोलियो है उसकी वेबसाइट या किसी भी तरह का लिंक भी इसमें इंक्लूड कर लें और उसकी कुछ एग्जांपल दे दें कि जिस तरह से इसका टाइटल पेज है, जो कलर स्कीम इसमें यूज़ हुई है, जिस तरह से इसकी स्किल्स को एक इस तरह से सेंटराइज किया गया है, या लेफ़्ट मार्जिन में है या राइट मार्जिन में है, या जिस तरह से इसका फुटर या हेडर लिखा गया है, हमें भी इसी तरह का चाहिए। तो आप बताओ कि हम कौन सा पोर्टफोलियो में कलर यूज़ करें या इस तरह से। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल या कुछ रेफरेंस उसको प्रोवाइड करें ताकि वो उसको फॉलो अप करे कि हमें रिस्पॉन्स कर सकें। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि फ्रेंच में डॉग को शाइन कहते हैं, आई थिंक सो यही वर्ड है, और फ्रेंच में कैट को चैट बोलते हैं, दिस इज सो नाइस, एंड हाउस को मैसन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाउस है उसको क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हमें बता रहा है मैसन। अब यहाँ पे ये जो दोनों आपने फर्स्ट उसको दी हैं या आपने एग्जांपल्स दी हैं, उसके बाद थर्ड में आप उसे अपना रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो रिस्पॉन्स के लिए वो सबसे पहले आपकी एग्जांपल्स को ही फॉलो अप करेगा। जो मैंने पोर्टफोलियो का बोला था कि अगर आप किसी की रेफरेंस के तौर पे दे रहे हैं कि ये रेफरेंसिंग आपके पास पोर्टफोलियो मौजूद है और इसी तरह का मुझे अपना भी पोर्टफोलियो बनवाना है, तो आप रेफरेंस के तौर पे उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑलरेडी पोर्टफोलियो के एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये आपकी होती है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स पहले प्रोवाइड करके नीचे हम उससे ही रिलेटेड कह रहे होंगे हमारा ये टास्क है, लेकिन आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हो जैसे इसमें वर्क हुआ है हमें भी वैसा ही चाहिए। तो ये आपकी बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक है सेकंड फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की। थर्ड वन पे चलते हैं, ये आपका है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग प्रोमोट हो रही है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप में आपको कोई भी जो काम है वो चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्स है वो चाहिए। तो अब स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं?
आप इस तरह इसको समझ लो कि जब भी कोई बहुत ही इनिशियल स्टेज पे प्रोग्रामिंग सीख रहा होता है तो हम बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं कि आप सूडो कोड लिखना सीखो, ठीक है, रफली। उसके बाद हम उनको फ्लो चार्ट्स के लेकर आते हैं और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम उसको कह रहे होते हैं कि आप कोड करें। तो ये जो यहाँ पे सारी की सारी आपकी एक स्टेप बाय स्टेप हम लिखवा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एट द एंड आप सारे के सारे कोड को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आप ये भी समझ लेते हैं कि इन स्टेप से गुजरने के बाद आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी बेहतर हो सकती हैं। तो ये इनिशियली स्टेप्स को इसी वजह से करवाया जाता है ताकि आपकी कोडिंग में जो ग्रिप है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे और आपको फ्लो समझ में आए कि एक्चुअल में वर्किंग फ्लो क्या है। तो यही यहाँ पे बताया गया स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग की तरफ। अगर आप कोई भी मैथ्स की भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम उसके मल्टीपल स्टेप्स लिखते हैं, एट द एंड आपका आंसर आता है। आप डायरेक्टली उसमें आंसर नहीं लिखने बैठ जाते, आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद तो एक्चुअल में आपके जो सच काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स हैं, यानी आप इसकी एग्जांपल एक डेली रूटीन से भी ले सकते हैं। लाइक डैट कि आपने केक बेक करना है तो केक बेक करने के भी कुछ इनिशियल स्टेप्स होंगे, एट द एंड आप ओवन में केक बेक होने के लिए रखेंगे। तो दिस इज़ योर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि 25 मल्टीप्लाई 12 है, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे 25 हम लोग इधर लिख लेते हैं, उसको 12 के साथ आगे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और 2 को पहले 5 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे, यहाँ पे उसका आंसर लिख लेंगे इधर। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई का इधर अगेन साइन डालेंगे, फिर 1 को 5 के साथ करेंगे, वो इधर लिख लेंगे उसका आंसर, और 1 को फिर 2 के साथ करेंगे और उसका आंसर इधर लिख लेंगे। फाइनल में आप इसमें जो मल्टीप्लाई के ऊपर वाला डिजिट होगा वो तो ऐसे ही आ जाएगा, इनकी प्लस करने के बाद इसको भी फाइनल आप इस तरह लिख लेंगे। तो ये आपके कुछ स्टेप्स थे जो मल्टीप्लाई में आपने यूज़ किए और फाइनल अपना आंसर निकाला है। तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट, जिसमें कुछ थॉट्स के बाद आपका आंसर जो से एट द एंड आपको मिल रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। यहाँ पे आप अपने AI टूल को एक रोल दे देते हैं कि तुम्हारा ये रोल है। जैसे कि आप किसी भी टैबलो को ले लो, टैबलो में हर एक जो पर्सन होता है उसको उसका रोल मिल जाता है कि आप यहाँ पे विलन हैं, आप यहाँ पे हीरो हैं। इस तरह से आप अब टैबलो में भी डिफरेंट किस्म के रोल्स असाइन करते हैं। हर एक शख्स अपने रोल के मुताबिक, हर एक पर्सन अपने रोल के मुताबिक वहाँ पे प्ले में वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल में कि यू आर ट्रैवल गाइड। हम अपने AI टूल को बता रहे हैं कि तुम एक ट्रैवल गाइडर हो, यहाँ पे तुमने हमें गाइड करना है कि कौन सी बेस्ट थिंग्स हैं जो कि आप पेरिस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पेरिस में न्यू विजिटर हो तो आपको इतना आइडिया ना हो, तो आपका AI क्या करेगा यहाँ पे ट्रेनिंग्स के दौरान या जो आपकी लाइफ टाइम उसको जितने भी लर्निंग्स मिल रही होती हैं और जितने भी फिगर्स मिल रहे होते हैं वो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि मोस्ट ऑफ लोग पेरिस में कौन सी जगह को विजिट करते हैं। तो वो आपको उसी के मतलब अकॉर्डिंग आपको सारा डाटा उन लोगों का प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि ये जो प्लेसेस हैं ये मोस्ट विजिटेड प्लेसेस हैं और आप इनको एक्सप्लोर करो जाकर। तो यहाँ पे आप अपने AI को एक स्पेसिफिक रोल देकर उससे क्यूरी कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। ये आपकी 4 टेक्निक्स थी जो आज हमने पढ़ी हैं, ज़ीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट एंड लास्ट इज रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। दिस आर द 4 मेजर। और अब ये क्या किस तरह से क्या प्रॉम्प्टिंग में हमारी हेल्प करेंगे या LLM के लिए या आपके एक्चुअल में पढ़ने के लिए और आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आपका LLM के बाद जब भी कोई प्रॉम्प्ट जाता है तो आपका LLM उसको किस कैटेगरी में ले रहा होता है। जब भी आपका LLM उसको लेता है तो ऐसा सेंटेंस नहीं लेता, वो आपको टोकन्स बाय टोकन्स लेता है और उन टोकन्स को एक स्पेसिफिकली कैटेगरी में वो देख रहा होता है कि यह आपका फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की से रिलेटेड प्रॉम्प्ट है, आपका रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट है, ये किस टाइप का आपका प्रॉम्प्ट है। तो ये आपकी LLM की एक्चुअल में हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, फर्दर हम अपनी डिस्कशन में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, जिसमें फर्स्ट टॉप मोस्ट एजुकेशनल लर्निंग के रिलेटेड आपका AI आपको बहुत से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे आपको बुक्स या बहुत ज़्यादा से रिसोर्सेज बाय नहीं करने पड़ते फ्रीली। वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूली मार्केट ट्रेंड्स और कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड बहुत ही वाइड रेंज में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर तो AI का बहुत ही इनक्रेडिबल रोल है। नेक्स्ट देख लें राइटिंग एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली वो लोग जो अमूमन
वेबसाइट्स कंटेंट लिखते हैं या खुद से ब्लॉगिंग करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो लोग स्टोरीज़ या नॉवेल्स लिखते हैं तो वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करके बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव कंटेंट एआई टूल से ले सकते हैं। थर्ड वन आ जाता है प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाए, ऐप डेवलपमेंट हो जाए, या आप किसी भी एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी भी अगर चेक करना चाहते हैं जिसमें हम ड्यूरिंग एरर इनकाउंटर होते हैं, डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, तो उसकी फिक्सिंग में एआई से हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है समराइजेशन एंड रिसर्च। रिसर्च एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कभी भी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। रिसर्च होती है तो हम इन्वेंशन की तरफ जाते हैं। तो रिसर्च के लिए आपको किस टाइप की रिसर्च में कहाँ से वो हेल्प आउट करेगा, किस तरह से करेगा। गूगल स्कॉलर इज़ वन ऑफ द वेरी रिच प्लेटफॉर्म। तो आपको काफ़ी डिफरेंट रिसोर्सेज एआई के थ्रू ही आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो रिसर्च में भी आपका एआई आपको काफ़ी इनोवेशंस और जो रिसर्च आपके पास्ट में हो चुकी हैं उसके साथ आप अपनी रिसर्च को कंपेयर करके बहुत ज़्यादा इसमें आगे वास्टली जो सा वो रिसर्च में कर सकते हैं। रिसर्च स्पोर्ट एंड प्लानिंग which is the best for those who doing planning for their projects, development projects to production। ऑल फेजेस में आप एक रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं, एआई के थ्रू आप बना सकते हैं। आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए। या अगर आप अपने डेली टास्क भी करते हैं एज अ स्टूडेंट तो आप काफ़ी चीज़ों को अपने स्टडी का जो जितना भी आपका प्लानिंग है, कौन सी सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है, वो भी आप एक रोड मैप और प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। और एवरीडे टास्क में मैनी टास्क आ जाते हैं आपके, तो इसको भी आप टाइम मैनेजमेंट, अपनी मनी मैनेजमेंट और काफ़ी चीज़ों के लिए भी एवरीडे यूज़ में भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये थी कुछ एप्लीकेशंस जिनको हमने देख लिया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अभी तक जो हमने जितना भी पढ़ा है इसमें हमने मेजर कंटेंट को कवर किया है। आई होप कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसके रिलेटेड क्लियर हुए होंगे और काफ़ी कुछ आपने न्यू भी सीखा होगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस जितना भी हमने कंटेंट इस स्लाइड्स के थ्रू कवर किया उसका सारा रिसोर्स नीचे मिल रहा होगा। उसके साथ मैंने एक बुक भी नीचे अपलोड की है जिसको आप पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रॉम्प्ट मज़ीद लिखने के काबिल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन आप मज़ीद एक्सप्लोर करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में।